हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। और ये जो चैप्टर है क्लास 8 की सबसे अंतिम चैप्टर है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और सबसे बेहतरीन नोट्स भी ये भी है। आप लोग इसे नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत ही सरल शब्द इसमें शामिल हैं और बहुत ही शॉर्ट में है और इन्हीं शॉर्ट चीज़ों में सारी बातें इसमें समाई हुई है। तो चलिए बिना समय को विलम्ब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक घटनाएं में सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है। प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है? तो प्रकृति में अचानक घटने वाली घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं कहलाती है। प्राकृतिक घटनाएं किसे कहते हैं? ये हमारी जो प्रकृति है, इसमें कोई भी चीज़ जो अचानक हो जाती है, जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ वगैरह सब जो होता है, उसको हम लोग प्राकृतिक घटनाएं होती है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो अचानक होती है, क्षणिक होती है। ठीक है। इसमें से उदाहरण पहला है भूकंप। भूकंप क्या है? भूकंप या भूचाल। भूकंप को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? भूचाल भी कहते हैं। भूचाल पृथ्वी की सतह से हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल और इंग्लिश में इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप किससे आता है? तो यह पृथ्वी के स्थल मंडल, जिसे हम अंग्रेजी में लिथोस्फीयर भी कहते हैं, उसमें क्या होता है? ऊर्जा अचानक मुक्त होता है। ठीक है, जिसके कारण भूकंपीय तरंगों से भूकंप आता है। ठीक है। अगला जो है हमारा भूस्खलन। भूस्खलन क्या है? एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातल हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन क्या है? जो कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, अचानक से क्या होते हैं, वो अपने जगह से गिर जाते हैं, इधर उधर चल जाते हैं, उन्हें हम भूस्खलन कहते हैं। ठीक है। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में, ये भूस्खलन का तस्वीर है और ये जो पहला तस्वीर जो था वो हमारा भूकंप का तस्वीर था। ठीक है। उसके बाद तीसरी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो है बाढ़। ठीक है। बाढ़ क्या है? भारत विश्व का दूसरा बाढ़ प्रभावित देश है। यहाँ एक जीके क्वेश्चन भी है, भारत जो है बाढ़ से प्रभावित दूसरा देश है। ठीक है। भारत एक ऐसी स्थिति है, सॉरी, बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भूक्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और जनजीवन प्रभावित हो जाता है। बांध टूटना, जल तरंगों की गति बढ़ना, मानसून की अधिकता आदि। बाढ़ कैसे आती है? कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो बांध होते हैं वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, जिसके कारण वहाँ के आसपास के शहरों, नगरों, गांवों में बाढ़ आ जाती है। कभी कभार क्या होता है, बारिश जो होती है वो बहुत जोरों से होती है और बारिश के कारण भी बाढ़ आ सकती है। ठीक है। नदी का जो स्तर होता है, बड़े बड़े नदियों का, उनका स्तर जब बढ़ जाता है तो वहाँ के आसपास के गांवों को प्रभावित कर लेता है और अपने चपेट में ले लेता है। ठीक है। और अगला जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो है सूखा। आप लोगों ने सूखा जानते होंगे आप लोग सूखा क्या होता है। कि कभी कभार क्या होता है कि फसल के मौसम में जो हम धान वगैरह सब उगाते हैं, उस समय उन्हें अत्यधिक बारिश की आवश्यकता होती है और बारिश कम होने से क्या होता है, सुखाड़ आ जाता है, जिसके कारण लाखों किसानों की नुकसान होती है और इस देश में अनाज की पैदावार जो होती है वो कम हो जाती है और जिसके कारण लोगों तक उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। बाजारों में उसकी मात्रा जो होती है वो सीमित होती है। ठीक है। उस समय क्या कहते हैं उसको, सूखा के कारण उसमें कह सकते हैं कि आपदा आ जाती है। ठीक है। सूखा वह स्थिति है जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है। देश के कई हिस्सों में सूखा की घटना एक समस्या सामान्य बात है। इस स्थिति के परिणाम कठोर हैं और कई बार तो अप्रतिवर्तनीय है। सूखा की स्थिति तब होती है जब दुनिया के कुछ हिस्से महीनों के लिए बारिश से वंचित रह जाते हैं या फिर पूरे साल के लिए भी। ऐसे कई कारण हैं जो सूखा जैसी स्थितियों को विभिन्न भागों से पैदा करते हैं और स्थिति को गंभीर बनाते हैं। ठीक है।
देख सकते हैं ये एक सुखाड़ का तस्वीर है। क्या होता है जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं, ठीक है? तो भारत देश में हम लोग जो चावल की जो फसल करते हैं वो तकरीबन तकरीबन अगस्त महीने में उनको बोते हैं, ठीक है? अगस्त सितंबर में अगर उस समय अगर बारिश अगर नहीं हो तो किसान लोग जो होते हैं वो धान को नहीं बो पाएंगे, जिसके कारण इस देश में अकाल की संभावना हो सकती है। तो केवल एक ही महीने में, ठीक है? केवल एक ही 2 महीने में, जैसे कि अगस्त सितंबर में अगर नहीं हुआ तो अकाल की संभावना हो सकती है, क्योंकि उसी समय जो किसान जो होते हैं वो अपनी फसल की बुआई करते हैं, चावल के धान की बुआई करते हैं, ठीक है? तो अगला जो प्राकृतिक घटना है वो है चक्रवात। चक्रवात क्या है? घूमती हुई वायु राशि का नाम है। चक्रवात क्या है? इसको हम घूमती हुई वायु राशि के नाम से भी जानते हैं, जो अक्सर बंगाल की खाड़ी से उगता है। कहाँ से उगता है? बंगाल की खाड़ी से, ठीक है? अगला जो है हमारा प्राकृतिक घटना है वो है सुनामी। सुनामी क्या होता है बच्चों? धूमकेतु व क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में प्रवेश करते समय जब समुद्र तल से टकराते हैं तो इससे समुद्र के भीतर बहुत तेज हलचल उत्पन्न होने लगती है और समुद्र जल ऊपर की ओर बड़ी बड़ी लहरों के रूप में उठने लगता है। समुद्र से उत्पन्न ये बड़ी लहरें ही सुनामी कहलाती है, ठीक है? आप लोग कई लोग समुद्र का भ्रमण किए होंगे, ठीक है? वहाँ आप लोग देखे होंगे कि समुद्र में कितनी बड़ी-बड़ी लहरें आती है। अगर आप उनकी लहरों के चपेट में आ जाएँगे तो उनकी लहर जो होती है समुद्र के अंदर ही दबाकर रख देगी, और क्या करता है कि लहर जब किनारों में आती है तो फिर वापस जाते समय आपको उसी के साथ में जाना पड़ेगा। तो आपकी क्या घटना हो सकती है आप समझ सकते हैं। ये कैसे उत्पन्न होता है सुनामी बच्चों? तो धूमकेतु व क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वायुमंडल में प्रवेश करते समय समुद्र तल से टकरा जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? समुद्र के भीतर बहुत तेज हलचल उत्पन्न होता है, ठीक है? आपस में जल टकराते हैं, उसके बाद एक अचानक से बहुत भयंकर लहर उठती है, उसी को कहते हैं हम लोग सुनामी। उसके चपेट में जो आते हैं वो समझ लो बर्बाद हो जाते हैं, और अक्सर इसका जो नुकसान होता है वो समुद्री किनारों में बसे लोग जो होते हैं इसका नुकसान को झेलते हैं, और वहीं के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो अब देखते हैं आवेश। आवेश के प्रकार। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है, ठीक है? ये आवेश आवेश क्या होता है कि कभी-कभार आप लोग देखे होंगे कि कंघा करते हैं आप लोग सभी लोग, तो कंघा करते हैं तो बाल में 2-3 बार कंघा चला दीजिए, ठीक है? कम से कम 3-4 बार। उसके बाद आप पेपर के छोटे-छोटे टुकड़े को उससे अगर आप धीरे-धीरे उसके संपर्क में ले जाइएगा तो देखेंगे कि ज़्यादा नज़दीक होने पर पेपर की छोटी-छोटी टुकड़े उसके संपर्क में आ जाती है, जिसके कारण वो अपनी ओर आवेशित कर लेती है। क्योंकि वो जो कंघा है वो चार्ज हो चुका है। चार्ज क्यों हो चुका है? हम उस कंघे को अपने बाल में रगड़े हुए हैं, इसीलिए वो चार्ज हो गया है। तो चार्ज जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश क्या है? रेशम से रगड़ने पर काँच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धन आवेश कहते हैं। धन आवेश क्या है? एक रेशम जो होता है, ठीक है? रेशम एक कपड़ा होता है, उसको अगर हम काँच के छड़ से रगड़ेंगे और उससे जो आवेश उत्पन्न होगा उसको हम धन आवेश कहते हैं, ठीक है? और ऋण आवेश क्या है? एनाबॉइड एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। और एबोनाइट जो एक छड़ होता है उसको हम रगड़ेंगे और उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा उसको हम ऋण आवेश कहेंगे, ठीक है? उसके बाद देखेंगे रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं, और जो रगड़ने के पश्चात उत्पन्न जो विद्युत आवेश होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर आवेश। क्या कहते हैं? स्थिर आवेश कहते हैं, ठीक है? उसके बाद जब आवेश की गति करते हैं जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है, और यही जो आवेश होता है तब जब गति करने लगते हैं तो विद्युत धारा बनता है। आप लोग तार में देखे होंगे, इसमें क्या होता है? धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ठीक है? इसलिए हमें बिजली मिलती है। तो जब ये प्रवाहित होने लगते हैं तो हमें विद्युत धारा बनती है, और इसमें 2
एक एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, दो आवेश प्रभावित होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और ये दोनों की जो दिशा होती है वो विपरीत होती है, एक दिशा में नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्तिश करते हैं, प्रतिकर्तिश तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि सजातीय आवेश मतलब प्लस प्लस, ये इसको बोलते हैं सजातीय। ठीक है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब ये दूसरे एक दूसरे से दूर हटेंगे। ठीक है, और जो प्लस माइनस होगा ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्राकृतिक घटना है उसको हम लोग बोलते हैं तड़ित। तड़ित आप लोग किसको बोलते हैं तड़ित? बारिश के समय आप लोग देखे होंगे कि आसमान में बहुत गरज के साथ बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, उसको हम लोग तड़ित कहते हैं। जब हमारे वायुमंडल में विद्युत आवेश का निकास होता है, वायुमंडल में क्या होता है, विद्युत आवेश का निकास होता है, तो उसके कारण जो कड़कड़ाहट और आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है जिसे तड़ित कहते हैं। जब एक ऋण आवेशित बादल किसी धन आवेशित बादल से टकराता है, उस समय उनके बीच आकर्षण होता है और इसी टकराहट की वजह से चिंगारियां उत्पन्न होने लगती है, जो हमें आसमान में कड़कती हुई दिखाई देती है, जिसे हम तड़ित कहते हैं। तड़ित क्या है बच्चों? बादल भी दो आवेश से बना है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। जब ये दोनों बादल आपस में टकराते हैं, तब रगड़ाते हैं, तो इससे क्या होती है, चिंगारी निकलती है। ठीक है, चिंगारी निकलती है, वही हमको कड़क के साथ दिखाई देती है, जिसको हम लोग बिजली भी कहते हैं, और जो उससे आवाज उत्पन्न होता है जो हमें सुनाई देता है। ठीक है, उसके बाद तड़ित से बचाव के लिए यहाँ कुछ उपाय बताया गया है, कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो पहला जो है, आकाशीय बिजली से बचने के लिए घरों में तड़ित चालक लगवाएं। तड़ित चालक आप लोग देखे होंगे सरकारी स्कूलों में कि छत पे लगा दिया जाता है, ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की नुकसान ना हो, तो वहाँ लगाया जाता है अक्सर। तो अक्सर इन्हें अपने घरों में भी लगाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कभी क्या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा उपाय जो बताया गया है, घर में दूसरा जो उपाय बताया गया है क्या है, घर में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सभी उपकरण बंद कर दें। जिस समय तड़ित झंझावट हो, तड़ित हो, जिस समय आसमान में बिजली कड़के, उस समय क्या करना चाहिए, घर में अगर विद्युत आ रही हो तो विद्युत के सारे स्विच, जैसे कि पंखा स्विच हो गया, बल्ब का स्विच हो गया, और किसी वगैरह विद्युत उपकरण जो है, सारी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, उनका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और अगर प्लग वगैरह ये सब लगा हो तो उनको निकाल देना चाहिए, मोबाइल चार्जर वगैरह ये सब हो गया उसको निकाल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो उपाय है तीसरा, यदि आप बाइक अथवा कार से यात्रा कर रहे हैं तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। यदि आप किसी बाइक पर सवार हो या फिर कार में तो अब शील्डेड कार आने लगी है, तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन बाइक में ज़्यादा नुकसान है। तो यदि आप सफ़र कर रहे हो और इस समय इस तरह का घटना देखने को अगर मिले, तो आप सुरक्षित जगह में चल जाएं और इससे आप बचाव कर सकते हैं। अगला जो है हमारा उपाय, कभी कभी क्या होता है, कभी भी किसी एकलौते पेड़ के नीचे आश्रय ना लें। अब अक्सर लोगों को देखा जाता है कि बारिश के समय क्या होता है, जब अत्यधिक बारिश होने लगती है तो वो अपने बचाव के लिए पेड़ के नीचे चले जाते हैं, जो कि एक गलत है। पेड़ के नीचे हमें कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस समय बारिश होती है और तड़ित होती है, बिजली कड़कती है, उस समय जो बिजली गिरने की जो ज़्यादा आशंका है वो पेड़ों पर होती है। ठीक है, इसलिए पेड़ के नीचे कभी हमें नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अगला जो उपाय बताया गया है, यदि आप जंगल में फंसे हुए हैं तो घने पेड़ों की छाया में चले जाएं। और यदि जंगल में आप हैं, ठीक है, जंगल में आप हैं, तो क्या करें, वहाँ तो पेड़ ही पेड़ आपको नजर आएगा, तो उस समय क्या करें, जो घना पेड़ होगा, सबसे छायादार पेड़ होगा, मोटा, उसके नीचे आप चले जाएं। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, भूकंप। भूकंप क्या है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जिसे भूकंप कहते हैं। ठीक है,
भूकंप का कारण क्या है? पृथ्वी की ऊपर पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, जब पृथ्वी की प्लेटों में असंतुलन उत्पन्न होती है तो भूकंप का जन्म होता है। पृथ्वी जो होता है हमारे प्लेटों पर स्थिर है। ठीक है, जब प्लेट क्या होता है, असंतुलन होता है तो क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, हिमखंड या शिलाओं के खिसकने तथा गुफाओं की छतों के धंस जाने या खानों की छतों के गिर जाने से भी भूकंप आता है। आप लोग देखे होंगे जहाँ बर्फीली क्षेत्र है उसमें क्या वहाँ क्या होता है, बड़े बड़े बर्फ की पहाड़ है, और वो जो बड़े बड़े बर्फ की पहाड़ जब स्खलन कर जाते हैं, वहां से खिसक जाते हैं, उस समय भी आपको भूकंप देखने को मिल सकता है। अगला जो देखते हैं, बृहद आकार जलाशयों के जल भर से सतह पर असंतुलित दबाव पड़ता है जिसके कारण भूकंप उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं भूकंपीय क्षेत्र। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय हिमाचल, उसके बाद समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंह गंगा के मैदान हैं। भूकंप को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भूकंपीय क्षेत्र जो है वो कौन कहाँ का है, जैसे कि कश्मीर हो गया, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमाचल, मतलब हिमाचल प्रदेश जो है वो पश्चिम की ओर और बीच में केंद्रीय की ओर ज्यादातर भूकंप देखने को मिलता है। उसके बाद राजस्थान में भी इसको देखने को मिलता है। उसके बाद गंगा के मैदान यानी गंगा के किनारों में भी इसको देखने को मिलता है। एक यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों कि भूकंप के पैमानों को मापने के लिए हम रिएक्टर किस पैमाने का उपयोग करते हैं, तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। देखो रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। ये सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि भूकंप के पैमानों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो भूकंप रिएक्टर। ठीक है, अब भूकंप से बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उपाय हम लोग देखते हैं। घर से बाहर निकलकर खुले में आने की कोशिश करें। ऐसे जगह जाइए जहां आसपास कोई बड़ी इमारत और पेड़ ना हो। क्या होता है भूकंप में जब भूस्खलन होता है तो डर होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो हम पर गिर ना जाए, पेड़ जो है वो हम पर गिर ना जाए। ठीक है, तो हमें ऐसे स्थान मतलब खुले स्थान में चले जाना चाहिए जिससे हमें नुकसान से बच सके। उसके बाद अगला जो उपाय बताया है वह है अपने सिर और गर्दन को तकिए या हाथ से बचाने की कोशिश करें। क्या बोला गया है, अपने सिर को, यदि आप घर में हैं तो भूकंप अगर अचानक आ गया तो तकिया ले लें और तकिया अपने सिर पे ले लें। ठीक है, ताकि अगर इमारत की कोई चीजें अगर आप पर गिरे तो उससे ज्यादा नुकसान ना हो सके। हालांकि अगर बचने का थोड़ा सा उसमें चांस होता है, अगर अगर पूरी बिल्डिंग अगर गिर ही जाए तो फिर आप बचना नामुमकिन कह सकते हैं, लेकिन कुछ उससे राहत मिल सकती है। उसके बाद अगला जो उपाय बताया गया है, लिफ्ट का उपयोग ना करें क्योंकि अचानक बिजली जाने से आप फंस सकते हैं। लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट में आप लोग सभी चढ़े होंगे कि क्या होता है अचानक अगर बिजली चली गई हो तो आप जहीं पे हैं वहीं पे लटके रह जाएंगे, वहाँ अचानक झटका मिलेगा तो और वो दरवाजा अगर बीच में लटक गए तो वो खुलता भी नहीं है, कभी कभार क्या होता है तो आप लोग वहीं फंसे रह जाएंगे। तो भूकंप के समय लिफ्ट का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। अगला जो है, अगर आप भूकंप के दौरान गाड़ी चला रहे हो तो पुल पार करने की कोशिश ना करें। क्या होता है, भूकंप के दौरान अगर आप गाड़ी गाड़ी चला रहे हो तो पुल जो होता है उसको पार करने की कोशिश ना करें क्योंकि वो पुल जो होता है अंदर से खोखला होता है और वहाँ धंसने की चांस अधिक होती है। उसके बाद अगला जो उपाय बताया है, घर में किसी बड़े फर्नीचर और खिड़की के नजदीक ना रहे। अगर आप घर में हो तो बड़े फर्नीचर वगैरह ये सब हो या फिर खिड़की वगैरह हो उसके नजदीक ना रहें क्योंकि थोड़ा सा भी जमीन इधर से उधर होने पर हिलने पर वो सारी चीजें हिल सकती है। अगला जो है वो है सुनामी। सुनामी क्या है, समुद्र में पैदा होने वाले विशाल लहरों की एक श्रृंखला जो पानी के अचानक विस्थापन के कारण उत्पन्न
होती है उससे ही सुनामी कहते हैं। सुनामी क्या है बच्चों, याद रखना, समुद्र में पैदा होने वाले विशाल लहरों की एक श्रृंखला होती है। विशाल लहरों की एक श्रृंखला होती है जो क्या होती है, पानी में अचानक विस्थापन होती है, इधर से उधर आपस में टकराती है और एक विशाल लहर बनता है जिसको हम लोग सुनामी कहते हैं। अब अगला देखते हैं सुनामी के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, तो समुद्र की आंतरिक उथल पुथल, ठीक है, सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र के अंदर होने वाली तीव्र हलचल है। उसके बाद दूसरा है भूकंप, महासागरों में सुनामी अधिकांश, ठीक है, महासागरों में सुनामी अधिकांशतः भूकंप के कारण ही उत्पन्न होते हैं। महासागरीय तल पर तेज भूकंप आने के कारण सागरों के भीतर तेज उथल पुथल होने लगती है, जिससे महासागर का जल तेज और बड़ी लहरें उत्पन्न करने लगती है। महासागरों में सुनामी उस स्थिति में आती है जब भूकंप के कारण समुद्र में ऊर्ध्वाधर दिशा उत्पन्न होने लगती है। महासागरों में भूकंप आने के कारण महासागरीय भ्रंश या प्लेट खिसकने लगती है, जिससे समुद्र तेज लहरें उत्पन्न करने लगता है और इसका अचानक रूप से भी सुनामी का कारण बनता है। तो समुद्र में सुनामी आने की संभावना अधिक होती है। आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कि जब नाव जो होते हैं नाव चालक, वो कभी कभार बड़े बड़ी समुद्र लहरों में फंस जाते हैं, बीच लहरों में फंस जाते हैं और वहीं डूबकर अपनी जान को गवा देते हैं। तो समुद्र में होने वाली सुनामी का जो नुकसान सबसे ज़्यादा उठाना पड़ता है वह नाविक को होता है, जो नाव चलाने वाले होते हैं। वो क्या है कि उस समय भी समुद्र में होंगे और वहाँ फंस जाएंगे और अचानक से अगर सुनामी आ गया तो उसमें वो वहाँ अपनी जान को गंवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो सुनामी उत्पन्न होने की जो चांस है वो बड़ी बड़ी समुद्रों में हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट क्या है, महासागरों के आसपास के क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी सुनामी उत्पन्न होने का खतरा रहता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने से समुद्र में तेजी से हलचल होने लगती है, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है और इन लहरों का विशाल रूप सुनामी का रूप धारण कर लेती है। ज्वालामुखी के आने वाली सुनामी बहुत भयानक हो सकती है, परंतु ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न सुनामी का प्रतिशत बहुत कम होता है। और सुनामी आने का एक ये भी कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो समुद्रों में होती है, गहराइयों में होती है। जब वहाँ पे विस्फोट होता है तो क्या होता है, एक बहुत ही भयंकर लहरें लेकर ऊपर उठती है और वहाँ सुनामी आने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद धूमकेतु व क्षुद्रग्रह। धूमकेतु व क्षुद्रग्रह क्या है, धूमकेतु और क्षुद्रग्रह भी सुनामी का कारण हो सकते हैं। धूमकेतु व क्षुद्रग्रह वायुमंडल में प्रवेश करते समय जब समुद्र तल से टकराते हैं तो इससे समुद्र के भीतर ये धूमकेतु और क्षुद्रग्रह भी सुनामी का कारण हो सकता है। धूमकेतु व क्षुद्रग्रह वायुमंडल में प्रवेश करते समय क्या होता है, जब वायुमंडल में धूमकेतु और क्षुद्रग्रह प्रवेश करते हैं तो समुद्र तल से टकराते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, समुद्र के भीतर बहुत तेजी से हलचल होने लगती है, बहुत तेजी से हलचल उत्पन्न होती है और समुद्र का जल जो होता है ऊपर की ओर बड़ी बड़ी लहरों के रूप में उठते हैं। ठीक है, समुद्र से उत्पन्न ये बड़ी लहरें ही सुनामी कहलाती है। अब सुनामी से हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, इसका बचाव का कारण बोला गया है, सुनामी चेतावनी तंत्र पर विशेष ध्यान दें तथा मौसम से संबंधित खबरें सुनते रहें। क्या होता है, सुनामी आने का जो चांस होता है वो ज़्यादातर मौसम में होता है। अगर मौसम समुद्र के बीच में अगर आप लोग गए हों और वहाँ मौसम अगर खराब नज़र आ रही हो, तेज गर्जन हो रहा हो और काले बादल आसमान में छाए हुए हों, तो आप फ़ौरन कहीं सुरक्षित जगह में जाने का कोशिश करें। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे कभी भी सुनामी आ सकती है। इसके बाद अगला जो उपाय बताया गया है सुनामी से बचाव करने के लिए वो यह है, समुद्री तटवर्ती इलाकों से नगर तथा बस्ती दूर तक ऊंचाई पर बसाएं। क्या बोला गया है कि आप लोग देखे होंगे कि समुद्र के किनारे बहुत जगह समुद्र के किनारे ही गांव बसा दिए जाते हैं, शहरें बसा दिए जाते हैं, जो कि एक यह उचित तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ कभी भी सुनामी आ सकती है और इसके कारण आप लोग उनकी जो तबाही है वो
नहीं झेल पाएंगे और उसके कारण आपको काफ़ी नुकसान करना पड़ेगा, ठीक है, नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए समुद्र के आसपास कोई भी बस्ती ना बसाएं। उसके बाद अगला जो बचाव के लिए बताया गया है वह है पशु पक्षियों की गतिविधियों पर ध्यान दें। क्या होता है, जब कोई प्राकृतिक घटनाएं होने वाली होती है तो पशु पक्षियों में एक ऐसा विशेष, कह सकते हैं, उन आपदाओं को मापने वाली यंत्र होती है या फिर कह सकते हैं सचेतना होती है, जो जब कोई प्राकृतिक घटनाएं आने वाली हो तो उनको पहले पता चल जाता है और उनकी जो गतिविधि होने लगती है वो काफ़ी डरावनी होने लगती है और उनकी गतिविधियों को हम लोग को जानना चाहिए, ताकि जब वो गतिविधि करे आपदाओं के समय तो हम लोग समझ जाएं कि कोई ना कोई विपदा होने वाली है, कोई ना कोई आपदा आने वाली है और उसकी इस चेतनाओं को हम लोग अपने अंदर लें और उससे बचाव करने की प्रयास करें। उसके बाद अगला जो सुनामी से बचाव करने के लिए जो कार्य बताया गया है वो तटीय जल की तेजी से वृद्धि तथा गिरावट पर ध्यान दें। क्या बोला गया है, जो तटीय जल जो होता है वो तेजी से कभी कभार क्या होता है वृद्धि करने लगती है या फिर गिरावट होने लगती है। समुद्र के किनारों में आप जब गए होंगे तो देखे होंगे कि जब उधर से लहरें जो आती है काफी दूर तक चली जाती है, फिर जब वापस जाती है तो काफी दूर तक चली जाती है, वहाँ की जल की जो स्तर होती है घटते बढ़ती रहती है, तो इन पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है और ये जो नोट्स है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सरल शब्दों में है, ठीक है। और इसी तरह से आगे हम वीडियो लाते रहेंगे, इससे भी बेहतरीन बेहतरीन नोट्स हम लाते रहेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में होगा जो हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को महत्वपूर्ण होगा और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे जिसको आप लोग करके कोई भी एग्जाम में अपना काबिलियत को दिखा सकते हैं, कोई भी एग्जाम को आप लोग आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी से लिया गया नोट्स लाइन बाय लाइन है और उसमें जो एमसीक्यू जो होते हैं वो कहीं से नहीं छूटा हुआ है, पूरा एनसीईआरटी से निचोड़ा हुआ है। मतलब जहाँ से आप कहीं से भी अगर प्रश्न बन रहा हो तो वहाँ से एमसीक्यू हम ढूंढ कर लाते हैं आप लोगों के लिए और उसी के लिए हम आप लोग से वीडियो को लाइक चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।